अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और आप और मैं इस लेक्चर में मिलकर क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। हम देखेंगे एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि एल्काइन के केमिकल रिएक्शंस वो समझेंगे और देखेंगे कि एल्काइन किस तरह रिएक्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी क्या होती है। तो उसके लिए आए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने एल्काइंस की बात कर ली। एल्काइन में हमने ये भी देख लिया कि उसके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होंगे, साथ ही साथ हमने उसके कुछ सोर्सेज की भी बात कर ली। कुछ की तो नहीं, वैसे एक ही सोर्स था कि कोल गैस में ट्रेसेस के अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आई होप आप सबको ये याद है। जो परसेंटेज है 0.06%, वो ज़रूर याद रखनी, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस लेक्चर में हम जिस बारे में बात करेंगे ना, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। अब आप सोचेंगे कि हमारा तो पैटर्न ये था कि हम हमेशा पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बाद में समझाई जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि एल्केन और एल्कीन से बहुत मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ है। तो जब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे एल्काइंस के, तो उसी के साथ मैं आपको बता दूंगी इस लेक्चर के बाद कि हमारे पास कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आपको एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद हैं और आपको एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद हैं, तो एल्काइंस की बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली। मैंने आपको कहा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। यहाँ पे अब जिन रिएक्शंस की बात करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, कि वो केमिकली किस तरह से कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जो हेडिंग दी है उसमें एडिशन रिएक्शन कह दिया है। अब ये बात आप सबको समझ में आई होगी कि मैंने एडिशन रिएक्शन क्यों कहा है। आपको मैं बताया था कि आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ये कैपेबिलिटी होती है कि उसको ब्रेक कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए और वहां पे कोई भी और चीज अटैच कर दी जाए। मैकेनिज्म आप सबको याद है। कोई भी एग्जिस्टिंग एटम रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इतना करना होता है कि आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है और नए एटम अटैच कर देने, क्योंकि कार्बन के यहाँ पे जो वैलेंसी है वो 4 की वैलेंसी पूरी करनी बड़ी जरूरी होती है। ये रिएक्शंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है एल्काइन के, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं एल्कीन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड तोड़ा था तो अगर उसमें जितनी चीज़ें हमने अटैच की थी डबल बॉन्ड तोड़ के, तो आप सबको पता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे तो एटम्स की एडिशन और भी ज़्यादा होगी। ये बात मैं क्या कर रही हूँ ये हम ज़रूर समझेंगे, लेकिन चलते हैं पहले रिएक्शन की तरफ। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। और अगर आपको एल्कीन के रिएक्शन स्टूडेंट्स याद हो तो आप सबको याद होगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हेलोजन रिएक्ट कर रहा है आपके एल्कीन के साथ और वो हेलोजन है ब्रोमीन, तो हम इसको यूज़ करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट की फॉर्म में, जिससे हमें पता लग जाता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या नहीं। याद है, हमने अनसैचुरेशन के टेस्ट में भी यही चीज़ पढ़ी कि हेलोजन के साथ मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा दें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमने जब एल्कीन का रिएक्शन पढ़ा तो भी यही चीज़ पढ़ी। तो आई होप आप सबको वो चीज़ याद होगी। ये वही चीज़ है। एडिशन ऑफ हेलोजन का मतलब है कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं। अब उस टेस्ट में हम जरा रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे होता है। रिएक्शन बहुत मिलता जुलता है उसी रिएक्शन से जो कि एल्कीन का है, विद अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपने लिया इथाइन, ठीक है। इथाइन क्यों हम लेते हैं, इथीन क्यों लेते हैं जब हम एल्कीन के रिएक्शन पढ़े होते हैं, या इथाइन क्यों ले रहे हैं जब एल्काइन के पढ़े हैं? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो फर्स्ट इन द सीरीज होता है, बेसिक कंपाउंड होता है, उससे अगर आपको सिर्फ उसी का रिएक्शन समझ आ जाए ना, तो आपको पूरी सीरीज का केमिकल रिएक्शन समझ आ जाते हैं। क्योंकि होमोलोगस सीरीज की जब हमने बात की थी तो हमने ये पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं सारी की सारी सीरीज की। तो अगर आपको इथाइन का रिएक्शन आता है तो आप प्रोपाइन का भी रिएक्शन करवा सकते हैं, इसी तरह ब्यूटाइन का भी करवा सकते हैं। कुछ डिफरेंट नहीं होता, वही प्रोसेस होता है, वही मैकेनिज्म होता है। सिर्फ ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करवाएंगे। ब्रोमीन क्यों ऐड करवा रहे हैं? क्योंकि देखिए, हेलोजन्स तो आप सबको अब तक याद हो गया होगा, ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं। ग्रुप 17 में कौन कौन से हेलोजन्स होते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन हम आपने एक तो पहले तो ये देखा ना हेलोजन्स की इंपॉर्टेंस कितनी है हाइड्रोकार्बन्स में। हेलोजन्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास ये जितने हेलोजन्स हैं ना, इनमें कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूज़ हो रही है वो ज़रूर देख लें। ब्रोमीन की अभी क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो आप सबने याद रखना कि ब्रोमीन यूज हो रहा है हमेशा जब भी आपने ये टेस्ट करना है कि आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। अब ब्रोमीन अगर हमने ऐड करवाना है स्टूडेंट्स, तो अब रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास ये 2 डबल बॉन्ड जो ऊपर इसके
देखें ट्रिपल बॉन्ड है ना, लेकिन तीनों के तीनों बॉन्ड्स तो नहीं टूटेंगे। टूटेंगे कौन से बॉन्ड? ये दो ऊपर वाले बॉन्ड्स टूट जाएंगे और आपके पास सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पे मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें, सिंपल सी बात सुन लें कि आपके पास जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इसके मैकेनिज्म की। आपको मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो आपको ये रिएक्शन भी समझ आ जाएगा, वो रिएक्शन भी समझ आ जाएगा। जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये आपके पास जिस तरह सिंपलेस्ट एल्काइन में ले रही हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म आसानी से समझ आए। इसका जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन इस तरह नहीं होगा, ना ये वाले दो कार्बन रिमूव होंगे, ना ये वाले दो हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। लेकिन अब रिएक्शन होगा कैसे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रिमूव हो जाएगा। तीन बॉन्ड्स हैं, अब आप कहेंगे डबल बॉन्ड कैसे रिमूव होगा? तीन बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड यहाँ पे रिमूव होंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ, और एक बॉन्ड एज इट इज रहेगा। जब एक बॉन्ड एज इट इज रहेगा तो आप देखें आपके पास बचेगा क्या, क्योंकि दो बॉन्ड आपने रिमूव कर दिए, आपके रिएक्शन में हो गए रिमूव। ठीक है, अब ये देख लें, इस कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड उसका कार्बन टू कार्बन है, दो बॉन्ड्स बने हुए हैं। क्या दो बॉन्ड्स और ये कार्बन नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। इसी तरह दूसरा कार्बन देख लें, एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ है, एक उसका दूसरे कार्बन के साथ है, तो यही कार्बन क्या दो बॉन्ड्स और नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। तो ईच कार्बन कैन फर्दर फॉर्म टू बॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्बन भी टू बॉन्ड्स बनाएगा और ये वाला कार्बन भी दो बॉन्ड और बना सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, इसके ट्रिपल बॉन्ड के तोड़ने से डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, सिंगल बॉन्ड रह रहा है, तो दो बॉन्ड से क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे दो चीज़ें और अटैच हो सकती हैं, टू एटम्स अटैच हो सकते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे भी टू एटम्स अटैच हो सकते हैं। कैसे? मैकेनिज्म समझ लिए। अगर ये आखिरी बात समझ में नहीं आई तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, इस रिएक्शन से हम समझ लेते हैं। अभी हमने तोड़े हैं, इसमें तीन बॉन्ड्स में से दो बॉन्ड तोड़ दिए, ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि हमने ख़त्म करना है। जब वो तोड़ दिए हमारे पास रिजल्टेंट चीज़ ये रह गई है, तो चले हम इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर देते हैं, CH CH। ठीक है, अब ये दोनों कार्बन दो दो बॉन्ड और बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इधर भी दो ब्रोमीन ऐड कर दें, इधर भी दो ब्रोमीन ऐड कर दें, तो क्या आपके कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है? देख लेते हैं। ब्रोमीन ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन आ गया और इधर भी ब्रोमीन आ गया। ये बात समझ में आ रही है कैसे हुआ कि आपके पास दोनों कार्बन्स में अब इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो चार बॉन्ड्स और टोटल बना सके। टोटल, ये नहीं मैं कह रही कि एक कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। गौर से सुनिए इस बात को। कार्बन आपका एज इट इज रहा जो इथाइन में था, हाइड्रोजन एज इट इज रहा, दूसरा कार्बन भी वैसे, हाइड्रोजन भी वैसे। सिर्फ क्या हुआ कि वो दो बॉन्ड्स टूटे और उसकी जगह अब आपके पास ब्रोमीन अटैच हो गए। और ब्रोमीन कैसे हुआ? क्योंकि ये कार्बन दो बॉन्ड और बना सकता था तो दो ब्रोमीन अटैच हो गए। यहाँ पे भी ये कार्बन भी दो बॉन्ड्स और बना सकता था तो दो ब्रोमीन अटैच हो गए। हम केमिकल रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करते हैं, तो क्यों ना फिर कर लें। ब्रोमीन हमने क्योंकि चार यूज़ किए हैं यहाँ पे फाइनल रिएक्शन में, तो आप सब ने याद रखना है कि आपके पास ये रिएक्शन कैसे हुआ है। जो रिजल्टेंट कंपाउंड है इसको कहते हैं टेट्राहेलाइड। और ज़रा आप गौर करें इसका क्या नाम है, टास्क है, बल्कि आपका इसको सीखें इसका नाम क्या है। ठीक है, टेट्राहेलाइड है, आपके पास 1 2 कार्बन एटम्स हैं और टेट्रा ब्रोमोइथेन इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, ये वो कंपाउंड है जो बनेगा अगर आपके पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो एक एल्काइन है। ये बात समझ में आई? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और हमने देखा कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज हो सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो जो डबल बॉन्ड था उसमें आपने देखा कि सिर्फ दो हेलोजन एटम्स और अटैच हुए थे, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में चार हेलोजन एटम्स और अटैच हो गए। तो ये फर्क समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एल्कीन में और एल्काइन में रिएक्शन हुई है, सिर्फ प्रोडक्ट का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड था और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। ये बात समझ में आई आप सबको? टेट्राहेलाइड आपके पास बन गया, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्राहेलाइड आपके पास प्रोडक्ट बन गया। यही आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है जिससे पता लग जाता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो अनसैचुरेटेड है या नहीं। ब्रोमीन का आप सबको याद है रेड ब्राउन कलर होता है और ये कलर ख़त्म हो जाएगा जब आपका ये टेट्रा
ब्रोमो इथेन कंपाउंड बनेगा। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, तो जब आपने अब पेपर में अगर पूछा जाए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो एल्कीन का रिएक्शन भी लिखना है और साथ ही साथ ये वाला एल्काइन का रिएक्शन भी लिखना है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दोनों हैं, एल्कीन भी अनसैचुरेटेड है, एल्काइन भी अनसैचुरेटेड है, इसलिए हमने ये दोनों चीजें लिखनी है और ये दोनों का जब रिएक्शन लिखेंगे तो आप ज्यादा क्लियरली बता सकेंगे कि आपका ये रिएक्शन किस तरह से हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर की फॉर्म में, वो क्वेश्चन आप सबके माइंड में आएगा, तो जी यूज करते हैं। वो सारी कंडीशंस एज इट इज रहेंगी जो हमने पहले पढ़ ली। मैं सिर्फ आपको बताई थी कि एल्काइन किस तरह रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अलावा आप पूछेंगे कि क्या मिस हम यहाँ पे कोई और हेलोजन अटैच कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्लोरीन अटैच कर दें, आप आयोडीन अटैच कर दें, लेकिन आपके पास सिर्फ ब्रोमीन वाटर टेस्ट, उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ ब्रोमीन की एडिशन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर बनती है अनसैचुरेशन के लिए या एल्काइन को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये रिएक्शन वही है, कुछ भी न्यू नहीं था। अब अगला रिएक्शन चलते हैं इसकी तरफ, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये अनसैचुरेशन डिटेक्ट करता है। अनसैचुरेशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 से आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह रिएक्शन हो रहा है। दूसरा क्या है कि इसके कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे स्टूडेंट्स के, आपको इस रिएक्शन पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो KMnO4 हमने लेना है, ये आप सबको याद है, कभी हम एल्कालाइन लेते हैं, कभी हम एसिडिफाइड लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एल्कालाइन लेंगे। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि एसिडिफाइड कहाँ ले रहे हैं, एल्कालाइन कहाँ ले रहे हैं, तो आई होप वो आप सबको याद होगा कि एल्कालाइन किधर था, एसिडिफाइड किधर था। एल्कीन के रिएक्शन में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एल्कीन के रिएक्शन में एसिडिफाइड डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन लिया था, और अब एल्काइन के रिएक्शन में एल्कलाइन लेंगे और वही होगा सारा का सारा रिएक्शन। वाटर ऐड करना है, KMnO4 ऐड करना है और अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि अब एल्काइन है वो ऐड कर देना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा आपके पास। ट्रिपल बॉन्ड टूटने का मतलब है कि दो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, एक बॉन्ड रह जाएगा। वही मैकेनिज्म जो ऑलरेडी है, उसी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे CH बॉन्ड CH बच जाएगा। तो अगर आपके यहाँ से स्टूडेंट्स बॉन्ड्स टूटते हैं ये दो, तो ये देखें क्या वही चीज़ नहीं बच गई जो मैंने आपको पहले बताई है? ठीक है, वही चीज़ बच गई। अब आपने उस रिएक्शन से देख लिया कि 4 टोटल एटम इस कंपाउंड में आके अटैच हो सकते हैं। 4 डिफरेंट चीजें अटैच हो सकती हैं, चाहे वो एटम हो चाहे वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो। वहां पे 4 ब्रोमीन अटैच हो गए, यहाँ पे क्या होगा, 4 OH आइन हाइड्रोक्सिल आइंस आके अटैच हो जाएंगे। और ये बात आप सबको इसलिए पता है और याद आसानी से हो गई है क्योंकि इथीन का जब रिएक्शन हमने करवाया था तो 2 OH आके अटैच हुए थे। डिफरेंस देखें ना, डिफरेंस समझ में आ रहा है? एल्कीन में 2 अटैचमेंट थी एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की, एल्काइन में 4 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है? एल्कीन में सिर्फ डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड के टूटने से एडिशन थी। एल्काइन में 2 बॉन्ड्स के टूटने से एडिशन हो रही है। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? बाकी आपके पास एक्स्ट्रा एटम्स अब अटैच होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कार्बन बहुत ज्यादा चीजों के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अब क्या होगा कि आपके पास ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसमें 4 OH ग्रुप्स अटैच हो गए हैं। टेट्राओल कह लें, इसको जो मर्जी नाम दे लें, नेमिंग की हम बात बाद में करेंगे। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स वही है जिसने उस रिएक्शन को सॉल्व किया था और जो मैंने टास्क दिया था वो भी किया था। तो उसको याद है कि मैंगनीज ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका एज इट इज प्रोडक्ट है, इसलिए मैं ये रिएक्शन आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये एल्कीन में मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हो रहा है। इसके बाद की जो बात है ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमसे पेपर में भी पूछी जाती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया KMnO4 का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमसे पेपर में भी पूछी जाती है। फिर हमें समझ नहीं होगी अगर इस चीज़ की, तो हमारे पास ना काम बहुत ख़राब हो जाएगा। अब गौर से सुनिएगा अगली बात। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट, जिसके अंदर 4 OH ग्रुप्स अटैच हैं, अब क्या होगा कि ये चारों OH ग्रुप्स इस तरह से निकलेंगे कि वाटर बन जाएंगे। ये क्या मतलब, मैं क्या बात कर रही हूँ ज़रा गौर से सुने। आपके पास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन ले लूँ और यहाँ से OH ले लूँ, समझ में आ रहा है? ये एक मेरा वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये एक एज इट इज निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गया मेरा एक वाटर मॉलिक्यूल। अब दूसरा देख लेते हैं, नीचे देख लें आप यहाँ पे, ये मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया और दूसरा पूरा का पूरा OH ले लिया। हाइड्रोजन और OH ही चाहिए ना, इतने हमने रिएक्शंस पढ़े, अब तो हमें याद हो गया कि वाटर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ से आपका दूसरा वाटर निकल गया। ठीक है,
दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी निकल गया और दो वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से यहाँ पे मैंने आप सबके सामने लिख दिया -H2O ऑन दी एरो। उससे ये बात पता लग रही है कि आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है ये अपने आप को इस तरह से रीअरेंज कर रहा है कि इसके अंदर से दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। ये बात समझ में आई कैसे निकला? यहाँ से OH एक ग्रुप था और दूसरे OH ग्रुप का हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अब कौन सी चीज़ है जो इस कंपाउंड में रह गई है? वो है ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन रह गया है और ये वाला ऑक्सीजन रह गया है, लेकिन ये सेम कार्बन एटम पे नहीं होता। आपने ये समझ लेना है कि ये यहाँ का ऑक्सीजन होगा जो रह जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन होगा जो वाटर फॉर्मेशन में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक एक ऑक्सीजन रह जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ वाटर मॉलिक्यूल निकालने इस दफ़ा आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने OH उठाना है, ठीक है, और यहाँ से आपने उठा लेना है हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन इधर रह गया है दूसरे कार्बन पे, ये ऑक्सीजन इधर रह गया एक कार्बन पे। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा गन मच गया, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को एक्सपेल करवाएं कि दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन रह जाए। वो एक ऑक्सीजन रह जाएगा और वो ऑक्सीजन क्या करेगा? वो डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। कोई चीज ऐड नहीं होगी, कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ वही कंपाउंड है वो अपने अंदर से दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा और जो ऑक्सीजन बच जाएंगे दोनों कार्बन पे वो डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज जरा गौर से सुनिएगा कि आप गौर करें तो देख सकते हैं कि CHO, जिन्होंने फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी उनको याद होगा कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है एल्डिहाइड। याद आया आप सबको? ये है एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी तरफ देख ले, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सेम चीज नहीं है? ये भी एल्डिहाइड है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके कहाँ पे होते हैं? आपके एल्डिहाइड्स में होते हैं ना। तो जो कंपाउंड बन रहा है, चार जब आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो गए थे एल्काइन के साथ और उनमें से वाटर निकला, तो जो कंपाउंड बन रहा है वो है डाई एल्डिहाइड, जिसका मतलब है इसके अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एल्डिहाइड सिर्फ R ग्रुप से अटैच्ड हो, मोस्ट केसेस में तो वही होता है, लेकिन आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइकोल की भी हम बात करेंगे एल्कीन के रिएक्शन ऑफ KMnO4 में, लेकिन अभी नहीं, उसकी बात करेंगे जब मैं आपको टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करवाऊंगी, फिर मैं आपको ग्लाइकोल के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए आपने याद रखना है कि ग्लाइकोल भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइऑक्सल भी इंपॉर्टेंट है। जो कंपाउंड आपके पास ग्लाइकोल था उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी ग्लाइऑक्सल पे फोकस करें। ग्लाइऑक्सल वो कंपाउंड है कि जैसे कैसे हुआ ये रिएक्शन, एल्काइन दिया, ट्रिपल बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड रह गया, चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हो गए। इन चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में से दो वाटर मॉलिक्यूल में निकल गए, दोनों कार्बन पे एक एक ऑक्सीजन रह गया, दोनों कार्बन के उन एक एक ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए। और आपने जब गौर किया तो आपको पता लगा कि ये तो दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब स्टूडेंट्स, ये जो दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं इस कंपाउंड को कहते हैं ग्लाइऑक्सल, क्योंकि इस कंपाउंड में और कुछ भी नहीं है, दो फंक्शनल ग्रुप बस एक साथ अटैच है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, दो दफा एक साथ अटैच है, इस वजह से इसका नाम है ग्लाइऑक्सल। पेपर में MCQ में पूछा जा सकता है कि ग्लाइऑक्सल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि दो एल्डिहाइड ग्रुप्स होंगे जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। अब आगे कुछ और भी होता है, यही एल्डिहाइड ग्रुप्स का ग्लाइऑक्सल फिर से रिएक्शन करता है। इसके अंदर अब ऑक्सीजन अटैच होगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी KMnO4 की प्रेजेंस में। हमने पहले ही बात की है कि पोटेशियम पर मैंगनेट की प्रेजेंस में हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, तो ये वही है आपका ग्लाइऑक्सल। और अब इस ग्लाइऑक्सल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी, KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगी और उसकी वजह से दो ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएंगे। अब पहले इस कंपाउंड को देखने से पहले ये बात जरा गौर से सुनिएगा। CHO आप सबको पता लग गया कि ये एल्डिहाइड है, ठीक है। इस एल्डिहाइड में अगर मैं दो ऑक्सीजन ऐड कर दूंगी तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन पहले ही है, अभी इसमें एक ही ऑक्सीजन ऐड करनी है, ठीक है। इसमें जब मैं एक ऑक्सीजन ऐड करूंगी, इस CHO के अंदर मैंने एक ऑक्सीजन ऐड की, दोबारा इसे लिख रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो आप ये देखें ये क्या बना, COOH, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास इस कंपाउंड ग्लाइऑक्सल में जो कि डाई एल्डिहाइड है, जिसके अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसके अंदर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ आके बनेगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ आके बनेगा। कैसे कि ऑक्सीजन ये वाले डबल बॉन्ड्स में प्रेजेंट थे, तो इनका डबल बॉन्ड टूटेगा और आपके पास मजीद ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी। और एडिशन होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैंने आपसे कहा डबल बॉन्ड टूटेगा। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। आपने ये बात याद रखनी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए जान के ये बात की गई थी। देखें, अगर फंक्शनल ग्रुप की आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो आपको पता लग गया होगा कि ये बात मैंने क्यों की, ताकि आपके फंक्शनल ग्रुप की थोड़ी नॉलेज जागे। गौर करें यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बात को जरा गौर से देखें। वो ऑक्सीजन आपके इस कार्बन के साथ आके अटैच हो रही है और इधर भी कार्बन के साथ आके अटैच हो रही है। ये देखें COOH क्या चीज़ है, ऑक्सैलिक एसिड कैसे बन रहा है। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है COOH, ठीक है। और अगर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहे हैं तो हमने कोई नया नाम दिया है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दो अगर अटैच होंगे तो इसका भी कोई नाम होगा। ये देख लें कैसे दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये गौर से देख लें। ये देखें ये क्या चीज़ है, गौर करें ज़रा इस पे। कार्बन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे OH है। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन है, एक है। COOH नहीं बन गई ये चीज़, बन गई ना। इसी तरह दूसरी को भी देख लें, ये भी आपके पास COOH बन गई। तो इसका मतलब है कि जिस तरह ग्लाइऑक्सल में दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच थे, इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड में भी दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच है। डिफरेंस याद रखना है, ग्लाइऑक्सल में दो एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ अटैच हैं, जबकि ऑक्सैलिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करें। अगर फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस की है तो इन कंपाउंड्स के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। नहीं की तो अब आपको ये दोनों बातें सुन के कंफ्यूजिंग लगी होंगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं की है फंक्शनल ग्रुप्स की, तो इन कंपाउंड्स को समझने से पहले जाएं फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक पे। एल्डिहाइड्स के कुछ प्रोडक्ट्स ड्रॉ करें, कंपाउंड्स ड्रॉ करें, कार्बन चेन बढ़ाते जाएं, एटलीस्ट 5-6 कार्बन तक तो जाएं। 20 मिनट्स दें, एल्डिहाइड के कंपाउंड ड्रॉ करें, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड ड्रॉ करें। उसके बाद आए इस रिएक्शन को समझें और देखें ग्लाइऑक्सल और ऑक्सैलिक एसिड समझ में आता है आपको किस तरह फॉर्म हुआ है। आपको मैं एक दफ़ा ये रिएक्शन रिपीट कर देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी ये आपको याद तब होगा कि जब आप मुझसे समझने के बाद खुद इसको एक दफ़ा समझेंगे। एल्काइन लेना है, KMnO4 एल्कलाइन के साथ उसका रिएक्शन करवाना है। आपके 3 बॉन्ड हैं, 2 टूटेंगे, 4 OH ग्रुप्स आके अटैच हो जाएंगे, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ऑक्सीजन पीछे रह जाएंगे। और जब हमने देखा तो वो थे एल्डिहाइड ग्रुप्स, 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स मतलब पीछे रह गए और उसने बना दिया ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल क्या चीज़ हुई, ऐसी चीज़ जिसके अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स अटैच्ड है। फिर हमने देखा ग्लाइऑक्सल में से ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स में हमने ऑक्सीजन ऐड की, इसकी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड करना। कैसे की, KMnO4 की प्रेजेंस में, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। ऑक्सीजन ऐड की तो हमारे पास COOH आ गया और हमें याद आया कि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमने इस एसिड को नाम दे दिया ऑक्सैलिक एसिड। ग्लाइऑक्सल के बारे में पेपर में पूछा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप ही 2 अटैच्ड है और पूरा कंपाउंड बन रहा है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे लेकिन तो नहीं समझ आएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स और इनको दोबारा सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एल्काइन के जो रिएक्शन समझाए हैं वो आपने देखा होगा इतने मुश्किल नहीं है। एल्कीन से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड था। इस डिफरेंस को बस आपने समझना है, इस रिएक्शन को दोबारा प्रैक्टिस करनी है। आप करें प्रैक्टिस, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।